मार्च 2017 एक रियल एस्टेट ब्रोकर राजेश ठक्कर का स्टैबिंग द्वारा मर्डर हुआ था। कई संदिग्ध थे जिनका मकसद था राजेश ठक्कर को मारना। स्टैबिंग का एक आई विटनेस भी था। राजेश ठक्कर के स्टेटमेंट ने, जो कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन था, मुजरिम को बेनकाब कर दिया। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ी साजिश थी। स्टैबिंग और उसकी वजह से राजेश ठक्कर की मौत के पीछे एक पेचीदा कॉन्स्पिरेसी थी। एक साजिश नाकामयाब हुई थी जो कि स्टैबिंग का मकसद था। ऑफिस में 10 मिनट का काम है, उसके बाद मैं तुरंत वापस के लिए निकलूंगा। जल्द से जल्द पहुंचना है मुझे वहाँ। अच्छा, और वापस कब आएंगे वापिस से? रात तो होनी है, लेकिन ज़्यादा देर होने वाली होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। श्रेया, चाय तो पीते जाते। अजय, अजय आया सर। जय श्री कृष्ण शरद भाई। हाँ, जय श्री कृष्ण। अच्छा सुन, मैं आज वापस जा रहा हूँ। हाँ, रात तक लौटूंगा। वो प्रदीप भाई को फ़ोन करके पूछ लेना उनको, अगर कोई घर देखना हो तो। ठीक है। और अगर वो हाँ कहें तो 2-3 घर दिखा देना। ठीक है शरद भाई। लेकिन आज वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर भी जाना है, वो चंद्रकांत भाई के लिए। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन का काम भी कर देना जी। और देख, तू सारे काम अप टू डेट किया कर। मुझे कोई भी पेंडिंग काम पसंद नहीं है, समझा? हाँ, निकल गया हूँ ऑफिस। हाँ, पहुंच रहा हूँ फटाफट। मम्मी, टहलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौटूंगा। बिरजू भैया, ये चूना हल्के हाथ से लगाना और सुपारी कतरी। हाँ, राजेश पान खाएगा? ना ना पंकज, तू खा ले, मैं ठीक हूँ। राजेश! 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 रमेश भाई, रमेश भाई, रमेश भाई, किसी ने राजेश पर हमला कर दिया है। क्या? किसने किया हमला? क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। पता नहीं रमेश भाई, वो परिमल रोड पर हुआ है हमला। कविता, पंकज राजेश को अस्पताल लेकर गया। मैं बस वहाँ परिमल रोड पर मुड़ा, देखा तो एक बाइक जा रही थी। बाइक रुकी, बाइक वाला उतरा और उसने सीधा छुरा निकालकर राजेश पर वार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वार करता गया सर, यहीं पर। हाँ सर, हम सबने राजेश की चीख सुनी थी। ये 4-5 मिनट पहले ही मेरे दुकान के सामने से गुजरा था राजेश। सर, मैं भी वही दुकान पे पान खा रहा था सर। कुछ 10-35 बजे मैं घर पे लौट रहा था और तभी मैंने ये हादसा होते देखा। तुमने बाइक वाले को देखा पंकज? मतलब उसका चेहरा? नहीं सर, नहीं देख पाया सर। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, पीले रंग के कपड़े से सर। और मैंने देखा कि राजेश उसे बेनकाब करने की पूरी कोशिश कर रहा था सर। बाइक का नंबर? नहीं देख पाया सर। पंकज, कुछ भी याद हो, एक आध लेटर? नहीं सर, मैं नहीं देख पाया सर। सर, मैं पूरा हिल गया था सर। इतना खून बह रहा था कि कुछ सूझबूझ ही नहीं रहा। ना, आप पेशेंट से नहीं बात कर सकती हैं। कुछ ज़्यादा सीरियस है क्या डॉक्टर? जबरदस्त ब्लड लॉस हुआ है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। उसके बचने के चांसेस कितने हैं, सर्वाइवल रेट क्या है, ये सब इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। किसी से मिलने जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं था राजेश भैया ने। आदत है राजेश की, रात के खाने के बाद आधा घंटा टहलने जाता है वो। राजेश को तो मैं सालों से जानता हूँ सर। हाँ सर, यही अम्बे नगर में रहता है सालों से फैमिली के साथ सर। तो फिर उसकी ऐसी लड़ाई किसके साथ हो सकती है जो उसे चाकू ही मार दिया? मुझे नहीं पता सर। सर, ये तो आपको राजेश खुद बता पाएगा या फिर उसके घर वाले। हेलो, हाँ कहाँ हो अभी, कब तक आओगे? अरे यार, हरीश भाई की गाड़ी पंक्चर हो गई है। हाईवे पे जो ढाबा है वहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। घर आते आते सुबह हो जाएगी।
मेरी बात तो सुनो सर। अरे साहब कल रात में बाहर गया ही नहीं हूँ। अरे वो लोग किसी का भी नाम लेंगे और आप लोग ऐसे ही उठा के लेके जाएंगे। हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? सब जानवर क्या हम? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, अमित जोशी। अमित जोशी रहता कहाँ है? हमारे ही मोहल्ले में। उसका मेरे बेटे राजेश के साथ झगड़ा हुआ था। सर मेरी गाड़ी राजेश की गाड़ी को सिर्फ टच करके निकली थी और गर्मा गर्मी में तू में हो गई। सर दिमाग फुल टॉस हो गया क्या मेरा, जो छुरा घोप दूंगा। प्रीति, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अमित जोशी ने तुम्हारे भाई राजेश को चाकू मारा होगा? क्यों? तुम्हारे पिताजी तो दावे के साथ उसका नाम ले रहे हैं। पता नहीं मैडम, मुझे बस ऐसा लगता है कि अमित ऐसा नहीं करेगा। नहीं पहनता, क्या करेंगे आप? कुछ खास नहीं, जबरदस्ती बनाएंगे, तकलीफ होगी सिर्फ तुझे। साहिब मेरे पड़ोस में जतिन है, जतिन उदेशी दोस्त है मेरा। उस दिन सर हम दोनों साथ में बैठकर मेरे घर के बाहर 11:30 बजे तक गप्पे लड़ा रहे थे और जब बिरजू पान वाला खबर लेकर जा रहा था राजेश के घर, सर हम दोनों के सामने से होकर गुजरा था। खबर सुनते ही सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया परिमल रोड पर तू नहीं गया। सर मैं हमले के वक्त था ही नहीं और नहीं हमले के बाद था। मतलब मैं वहां पर था ही नहीं सर, तो मैं क्यों बनूं ये? सर देखिए मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। नाटक नहीं चाहिए इसीलिए तो कह रहे हैं पहन ले, नहीं तो इस चौकटे पे प्लास्टर भी चढ़ सकता है। सर चल पहन ले। पहन। गुरु, तुम इस प्रीति का बैकग्राउंड चेक करवाओ। ये अमित का बचाव कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि अमित इन्वॉल्व है। वो जानता था कि राजेश खाना खाने के बाद टहलने निकलेगा। ये वो देखिए फिलहाल ब्लीडिंग तो हमने रोक दी है, पेशेंट को होश भी आ चुका है, पर इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। अभी हम राजेश से बात कर सकते हैं डॉक्टर? मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। कौन था वो बेटा? हाँ राजेश, अमित जोशी था ना? हाँ दिख रहा। ना सर, मुझे नहीं लगता कि ये वो है। पक्का? अब बस भी करो ना साहब, वो ना कह रहा है और आप अब भी उससे हाँ बुलवा रहे हैं। सर, राजेश को होश आ गया है, बात करेगा। फैमिली वाले कह रहे हैं कि वो हमलावर को पहचानता है। मूव। अब मैं जा सकता हूँ? अभी नहीं भाई, उस राजेश को नाम तो लेने दे। पहले वार के बाद मैंने वो कपड़ा खींचा था। दोबारा मारने से पहले मैंने उसे देखा। कौन था वो राजेश? उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी पहले। मैंने हल्के में लिया था। वो था कौन राजेश? कोई मोहल्ले का? पैसे, मेरे पैसे थे उसके पास। शरद भाई, शरद सोलंकी। पैसे हैं नहीं देने के लिए तो कहां से दूं भाई? शरद भाई, आपने कहा था कि आप 1 हफ्ते में पैसे दे दोगे। 2 महीने हो गए और आप मुझे अभी बता रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं देने के लिए। अबे 25,000 रुपए के लिए रोज आके मेरे साथ माथापच्ची करेगा क्या? 25,000 रुपए की वजह से तेरी बहन प्रीति की शादी रुकने वाली है। अरे आप जैसे 8 लोग और हैं, मैं सबसे सारे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मिलाकर अच्छे खासे होते हैं। शादी जून में है, जून दूर नहीं, और आपको ऐसा मजाक लग रहा है? ए, आवाज नीचे। 25,000 रुपए देकर तूने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझा ना? देखिए शरद भाई, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना देख लेना मैं क्या करता हूँ। मेरी ऑफिस में तोड़-फोड़ करेगा तू? हाँ? शरद भाई, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं बहुत कुछ करूंगा। अब तो दूंगा ही नहीं।
और अगर तूने एक भी पत्थर उठाया ना, हाथ के साथ तेरा सब कुछ काट के फेंक दूंगा, समझा? खत्म कर डालूंगा, खलास कर डालूंगा तुझे। चल निकल, निकल, अबे निकल यहाँ से, नहीं तो जान से मार के यहीं गाड़ दूंगा, समझा? चल। वो मेरे पैसे थे, प्रीति की शादी है तो मैंने सबको दिया हुआ पैसा मैं वापस ले रहा था। शरद भाई से मुझे 3 घर के ब्रोकरेज का कमीशन लेना था। प्रीति की शादी के लिए मैं वो पैसे लेने गया था। मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत थी। जी शरद सोलंकी, वो सो रहे हैं, क्या बात है? हम उन्हें उठाने आए हैं। मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊं? क्या है, सुबह 5:30 बजे लौटा हूं, मेरी आंख भी ठीक से नहीं खुल रही है। राजेश पर हमला करने के बाद कहाँ छुप कर बैठा था तू शरद? आपने चढ़ा रखी है या उस राजेश ने चढ़ा रखी है? ज्यादा शाना मत बन, समझा? जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दे। पुलिस स्टेशन है ये। शाना तो वो बन रहा है राजेश मेरा नाम लेकर। मैं कल वापी गया था, आज सुबह लौटा हूं। मैं वडोदरा में था ही नहीं, और अगर वडोदरा में होता भी तो मेरा क्या दिमाग खराब हो गया ये सब करने के लिए? वो हम कर देंगे, दिमाग विमाग सब खराब कर देंगे तेरा। फटाफट बोल, बाइक किसकी थी, चाकू कहाँ पर है, और वो पीला कपड़ा कहाँ पर है जिससे थोबड़ा ढका था तूने तेरा? आप लोग मुझ पर इल्जाम डालकर किसी और का नाम ढकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? राजेश की हालत क्रिटिकल है, समझा? क्रिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, मुझे उससे क्या लेना देना? नहीं, मैं मानता हूँ मुझे उसे 25,000 रुपए देने थे, लेकिन जब मैंने उसे दिए तो उसने कहा कि मुझे अभी नहीं चाहिए, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने कर दिए। अब शेयर के प्राइसेस 25,000 से गिरकर 3,000 पे आ गए, तो उसमें मैं क्या करूं? ये सब बताया उसने आपको? वाह 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 इंस्पेक्टर साहब, आप तो पूरी तैयारी करके आए हैं मुझे फंसाने के लिए। कितने पैसे खिलाए हैं राजेश ने ये सब के लिए? इतने खुले हाथ से थप्पड़ मत मारिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई हवा का झोंका नहीं हूं, वंडर खड़ा कर सकता हूं। पहन ले चुपचाप, सवाल ही नहीं उठता। और मुझ पर दोबारा हाथ उठाने के बजाय आप फोन उठाओ और नंबर घुमाओ मेरे पार्टनर हरीश वाघेला का और मेरे फाइनेंसर बचूभाई शाह का। वो भी गवाही देंगे कि मैं वापी में था कल। मैं और हरीश पिछले 6 महीने से वापी में ब्रांच खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे बेचारे थके हारे घर पर आए और आप लोग चोरों चक्कों की तरह उठा कर ले गए। समझ क्या रखा आप लोगों ने हमें? 10 मिनट में समझ गए थे हम आपके पति को कि वो क्या है और क्या नहीं। घर खाली कराने के लिए किस तरह धमकी देते हैं, क्या दादागिरी करते हैं, ये सारी हिस्ट्री आ चुकी है हमारे पास। काम है वो उनका, रियल एस्टेट में है वो। अरे लोग इतनी आसानी से पैसे नहीं देते, कभी कभी तो घर खाली नहीं करते। ये भी तो काम है, पैसे लेकर वापस न देना, धमकी देना, फिर अटैक करना। और इस बार तो उसने खुद ने पैसे हड़पे हैं राजेश ठक्कर, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे। सर, इसलिए नहीं कि शरद मेरा दोस्त है और मेरा पार्टनर है, बल्कि इसलिए कि ये सच है कि कल हम दोनों साथ में ही थे वापी में जब ये हमला हुआ। मेरी गाड़ी में थे, हम दोनों आज सुबह ही लौटे। सब कुछ पहले से प्लान था ना? वापी जाएंगे, सबको बोल कर जाएंगे कि रात को लौटेंगे, फिर गाड़ी पंचर होती है, फिर सुबह लौटने का ड्रामा। तुम्हारी गाड़ी में क्यों गए? गाड़ी तो शरद सोलंकी के पास भी है ना? मैं मेरी गाड़ी लेकर गया था, इसलिए मेरी गाड़ी में हम दोनों साथ में गए। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। सर, आप क्या मुझे क्रिमिनल समझ रहे हैं क्या? सर, शरद जैसा भी होगा, लेकिन इस प्लानिंग में मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अरे हाँ साहब, आप बच्चू भाई को पूछिए ना, वापी में वो भी उधर ही थे। मेरे को काय को इस जमेले में घसीट रहे हो साहब? मैं वडोदरा नहीं आने वाला कोई बयान देने। हाँ, अरे धंधे का टाइम है साहब, और एकदम साफ सुथरे धंधों से मालिक। झगड़ो मारा मारी खून खराब यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि मैं करता ही नहीं ना। समझा बच्चू भाई, लेकिन स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। शरद आप ही का नाम दे रहा है, वो कह रहा है कि कल रात तक वो आपके साथ था वहाँ वापी में। हाँ तो था ना, वो और हरीश दोनों आए थे यहाँ पर, लेकिन मैं ये राजेश वाजेश को नहीं जानता। उनका आपस में क्या झगड़ा है, क्या लफड़ा है, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। शरद, इस कमरे में सबसे ज्यादा बोला गया झूठ यही है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब क्या नौटंकी चल रही है? कौन है ये तोताराम गवाह जो आपका गाना गाएगा? है कौन ये? मेरी माँ भी बचपन में मुझे रोज धमकी देती थी साहब, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। धमकी दी तो बंदा करेगा। अबे ज्ञान नहीं चाहिए तेरा, वो है मेरे पास, मुझे सीधे सीधे जवाब चाहिए। उसने धमकी दी थी या नहीं?
दी थी। और ये वापिस जाने वाला बहाना, ये प्लान था क्या? मुझे किसी भी प्लान वान के बारे में कुछ नहीं पता है। शरद भाई ने बोला कि वो वापिस जा रहे हैं, तो बस मेरे लिए उतना ही मतलब बनता है सर। सर कद काठी से वही लग रहा है सर, लगता भी वही है, शायद यही है सर। ये सर चल। बिके हुए हो तुम इंस्पेक्टर। मुझे फंसाने के लिए राजेश ने कितने रुपए दिए हैं तुम्हें? तूने खुद अपने आप को फंसाया शरद सोलंकी। राजेश टक्कर की कंडीशन अब और बिगड़ते जा रही थी। उसका बचपना मुश्किल लग रहा था। सर, डॉक्टर का फोन आया था, वो लोग राजेश को तीसरे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। उम्मीद कम रखने को बोला है। लेकिन उन्होंने कहा था अब ठीक होगा। अब बोल रहे अंदर सेप्टिक हो गया है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजेश का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखिए 10 मिनट के अंदर हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। हमने रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा उसका स्टेटमेंट ऑन कैमरा भी लिया, और राजेश इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे चाकू मारने वाला शरद सोलंकी ही था। शरद भाई, आप जब वापी गए थे तब अपना मोबाइल फोन साथ में लेके गए थे ना? कि भी बात करो छो अरविंद भाई, धंधे के काम से हो या मॉर्निंग वॉक, कोई बिना फोन लिए बाहर निकलता है क्या? हाँ, और मैंने इन्हें फ़ोन भी किया था पूछने के लिए कि कब आ रहे हैं, तो इन्होंने बताया सूरत के आसपास कहीं हाईवे पे थे और हरीश भाई की गाड़ी पंचर हो गई थी तो ढाबे पे ये लोग खाना खा रहे थे। सब एक जैसा बोलेंगे जब भी बोलना पड़े। किसी के भी स्टेटमेंट में हेर फेर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? राजेश टक्कर ने ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ दिया। आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर आप मेरी जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये केस अब अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर में तब्दील हो गया, पर शरद सोलंकी अपने बयान पर अड़ा हुआ था कि उसने राजेश टक्कर को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। गिरीश और उसके घर वाले मान गए हैं, शादी बिल्कुल सादगी से होगी। मम्मी, मेरे अंदर कुछ टूट सा गया है। ऐसे नहीं बोलते। राजेश का सपना था तेरी शादी अच्छे से हो, और इसके लिए वो मारे भी गए। हम सब दुखी है बेटा, अंदर से टूट गए हैं। पर राजेश की इच्छा थी जो कुछ भी हो तेरी शादी नहीं रुकनी चाहिए। मैंने थोड़े पैसे जयस के पास रखे हैं। उसने वादा किया है कि वो 1 हफ्ते में लौटा देगा। जो भी हो पप्पा, प्रीति की शादी नहीं रुकनी चाहिए। काका ये 75,000 राजेश ने मुझे 60 दिए थे 15 ब्याज के। काका मैं इस समय बोलने का मतलब तो नहीं है, लेकिन बोलना चाहता हूँ मैं। ये राजेश को शरद भाई से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसे पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे बोलता, मैं लौटा देता ये वाले। बेटा जयेश, शायद राजेश को ये पता नहीं था कि 25,000 रुपये के लिए वो जानवर शरद सोलंकी उसकी जान ले लेगी। डिक्री, तेरे पप्पा जून की तारीख नहीं बदलेंगे। राजेश ने तय की थी, शादी उसी दिन होगी। मैंने पूरे अंबे नगर को खंगाला। इस अमित जोशी और प्रीति ठक्कर का ऐसा कुछ लफड़ा उफड़ा सामने नहीं आया। इस प्रीति की तो अरेंज मैरिज हो रही है किसी गिरीश व्यास के साथ। तो फिर इतने संगीन मामले में अमित की तरफदारी क्यों कर रही होगी? बचपन से देखा होगा, कोई लफड़ा उफड़ा नहीं है, बस एक समझ होगी कि ये बंदा नहीं करेगा। और ऊपर से पूरा मोहल्ला कह रहा है कि हमले वाली रात अमित घर पर ही था। शरद सोलंकी पे कुछ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा मैडम, लेकिन हर एक आदमी यही बात कह रहा है कि 1 नंबर का चंट और चालाक आदमी है। और मुझे भी लगता है कि पूरी साजिश इसी ने रची है। ये खुद राजेश भी यही कह गया। बाकी सबके भी स्टेटमेंट ले लो और चार्जशीट फाइल करो। हमने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी और अब इस केस में ट्रायल के लिए वेट कर रहे थे। सर, 4 महीने हो चुके हैं मेरे क्लाइंट शरद सोलंकी को न्यायिक हिरासत में। उनकी जमानत की अर्जी बार बार नकारी जा रही है। और हमें यहाँ
एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला था। पुलिस ने इस केस में बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है, बस इसे ओपन और शट केस करार देकर मेरे क्लाइंट पर एक के बाद एक झूठे इल्जाम थोपे हैं और चार्जशीट फाइल की है। विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन है हमारे पास, राइटिंग में भी और वीडियो में भी। कातिल को आइडेंटिफाई भी किया गया है और उसका नाम भी लिया गया है। योर ऑनर, विक्टिम और आई विटनेस इन दोनों ने हमलावर को रात के अंधेरे में देखा था, और वो भी चेहरा ढका हुआ हमलावर। अब अगर इस कोर्ट में मैं शरद सोलंकी के चेहरे पर एक पीला कपड़ा बांधकर उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ तो यहाँ बैठे सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर। गवाह बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ था, बल्कि इस केस में एक और सस्पेक्ट था, अमित जोशी, जिसका मुंह ढककर गवाह के सामने पेश किया गया, लेकिन गवाह ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शरद सोलंकी को ही आइडेंटिफाई किया। मेरे क्लाइंट शरद सोलंकी 3 मार्च 2017 के दिन और रात को वापी में ही थे, वडोदरा में थे ही नहीं। सर ये रहे उनके फोन रिकॉर्ड्स और ये उनके पार्टनर हरीश वाघेला और उनके फाइनेंसर बच्चू भाई शाह के स्टेटमेंट्स। योर ऑनर, सेलफोन वापी में भी रखा जा सकता है। पार्टनर और फाइनेंसर के बयान झूठे भी हो सकते हैं। क्या पुलिस ने सूरत हाईवे के पास जो ढाबा है वहां पर वेरीफाई किया? नहीं किया। जबकि मेरी क्लाइंट की वाइफ श्रेया ने 4 तारीख को रात को 12:15 बजे मेरे क्लाइंट को कॉल किया था, जब वो वापी से लौट रहे थे और सूरत हाईवे के पास किसी ढाबे पर डिनर ले रहे थे। अब इस बात का जिक्र पुलिस की चार्जशीट में कहीं पर है ही नहीं। और सर एक और बात, उस मोटरसाइकिल का क्या हुआ जो कातिल ने कत्ल के वक्त इस्तेमाल की थी? क्योंकि मेरे क्लाइंट को तो मोटरसाइकिल चलानी आती ही नहीं है, उनके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस तक नहीं है। अप्रोच सर। देखो, विक्टिम का डाइंग स्टेटमेंट एक मजबूत एविडेंस है, ये बात आप दोनों एग्री करेंगे, लेकिन फैसला सुनाने के लिए ये काफी नहीं है। सर पुलिस के पास अब ठोस और कुछ भी नहीं। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी बहुत कच्ची रही है सर। इस चार्जशीट के बेसिस पर इस केस को ट्रायल पे ले जाना और एक्यूज्ड को बेल ना देना, ये बात बनती नहीं है सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कल कोर्ट में पेश करो। आज के जमाने में फोन रिकॉर्ड्स को सबसे ठोस सबूत माना जाता है, ये साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी लोकेशन पर मौजूद था या नहीं। आपने एक्यूज्ड की फोन लोकेशंस और एक्यूज्ड और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत को फोन रिकॉर्ड्स के थ्रू वेरीफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर हमें मजबूत अंदेशा हो रहा था कि एक्यूज का वापी में होना, सूरत हाईवे पर होना, ये एक साजिश थी, प्लान था। फिर भी तहकीकात की कड़ियां जोड़ने के लिए आपको अपने हर अंदेशे को सबूत के साथ पेश करना था। सर विक्टिम ने मरने से पहले एक्यूज का नाम और कत्ल का मकसद दोनों साफ साफ बता दिया था। वो सब हम जानते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन पीड़ित के बयान के अलावा इस केस से जुड़े हुए हर पहलू को वेरीफाई किया जाता है कि नहीं, ये पुलिस का रेगुलर प्रोसीजर है या नहीं है सर। ये कोर्ट इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है। 3 हफ्ते के बाद हम इस केस को फिर से सुनेंगे। तब तक एक्यूज्ड, मैं संदिग्ध कहना चाहूंगा, संदिग्ध मौका वारदात पर मौजूद था, इस बात का ठोस सबूत आप पेश करेंगे इंस्पेक्टर। तब तक के लिए अदालत शरद सोलंकी को जमानत देती है। हमें नहीं मालूम था अब इस केस में नया क्या हाथ लगने वाला था। हमें नहीं मालूम था कि पीड़ित राजेश ठक्कर की डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा कौन सा सबूत हमें शरद सोलंकी का गुनाह साबित करने में मदद करने वाला था। चाय। अविनाश भाई कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लेकिन कैसे चिंता ना करो बताइए आप। चिंता मत कर श्रेया, कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। सर मैंने अपने पहले ही बयान में आपको बताया, सूरत हाईवे पर है जय माता दी ढाबा। आप मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? ये जानने के लिए कि आपको कहीं ढाबे का नया नाम तो नहीं सूझ रहा है। मैंने आपको जो भी बताया उसमें झूठ का एक कतरा भी शामिल नहीं है। मेरी शरद के साथ सिर्फ और सिर्फ धंधे में भागीदारी थी, उसकी निजी जिंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। शरद रात को 12:45 पर सूरत हाईवे पर हरीश वाघेला के साथ जहाँ तुमने डिनर किया था, उस ढाबे का नाम क्या था? जय माता दी ढाबा। हम जब भी वापस से लौटते थे हमेशा वहीं खाना खाते थे। तो हमेशा रात को 12:15 पर ही डिनर करते हो?
आपने दिल से ठान ली है कि मुझे गुनहगार साबित करना ही है, लेकिन उससे पहले आप एक बार जय माता दी ढाबा जाइए, उससे लगकर जो गराज है वहां भी इंक्वायरी कीजिए। हरीश भाई की गाड़ी का पंक्चर हमने वहीं बनवाया था। सर, शरद सोलंकी के फोन की लोकेशन 3 मार्च की रात 12:15 बजे सूरत हाईवे पर ही है। अगर ये सब कुछ प्लान्ड है तो फोन लोकेशन तो वो होना ही था। श्रेया सोलंकी के फोन की लोकेशन घर पर ही है, यहीं वडोदरा में। जी सर। फोन की लोकेशन एक्स है तो जरूरी नहीं है कि फोन का मालिक भी वहीं हो। फिर भी हमें सूरत के हाईवे के पास वाले जय माता दी ढाबा जाना ही है, सबूत इकट्ठा करने की शरद और हरीश वाकई में वहाँ खाना खा रहे थे। हरीश की गाड़ी में वाकई में पंचर हुआ था। अब की बार कोर्ट में डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर, इनके नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये लोग अक्सर यहाँ रुकते हैं खाना खाने के लिए। अरे मैडम, कैसे याद रहेगा 5 महीने पहले का पंक्चर? अगर कोई अनोखी गाड़ी होगी, बड़े आदमी की बड़ी गाड़ी होती तो फिर भी शायद याद आता। सर, उतना भी याद नहीं है कि 3 मार्च की रात को 12:15 पे ये लोग आए थे कि नहीं आए थे। जरा सा भी याद नहीं है? नहीं सर, सॉरी। मेरी याददाश्त पंक्चर होगी तो क्या हुआ मैडम? ढाबे की CCTV को सब मालूम होगा, कैमरे में सब कुछ कैद होगा। हाँ सर, CCTV तो है। 3 मार्च की रात 12 बजे से 1 बजे तक की पूरी फुटेज निकलवाओ अभी। CCTV फुटेज ने एक बात साबित कर दी कि हमसे तहकीकात में वाकई में लापरवाही हुई थी। फुटेज देखकर हम दंग रह गए। सर, वडोदरा से सूरत हाईवे के पास वाले ढाबा तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है। कम से कम 2.5 घंटा लगता है। सर, राजेश पर हमला हुआ रात को 11 बजे वडोदरा में, और शरद इस ढाबे पर था रात को 12:05 में। सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट में वडोदरा से इस ढाबे पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। सर, फुटेज में रात 12:15 बजे शरद फोन पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वाइफ का फोन था। उसके और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉल शो भी हो रहा है। तो फिर मरते मरते राजेश ठक्कर ने शरद सोलंकी का नाम क्यों लिया? झूठ बोला उसने शरद को फंसाने के लिए। लगता तो ऐसा ही है सर। मेरे साथ इतना बदसलूक किया, मेरा चेहरा ढका, बकवास की, धमकियां दी, इतने दिन में जेल में सड़ा। इसकी क्या भरपाई होगी सर? गलती हुई है हमसे शरद, उसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। आपने मेरा वक्त जाया किया, मेरी खोई हुई इज्जत वापस मांगता हूं मैं। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना पक्का है कि हमें गुमराह किया गया। एक बात बताइए सर, आपने मेरा चेहरा ढका और एक चश्मदीद गवाह को मेरे सामने पेश किया, फिर वो कौन सा था जिसने ये कहा कि वो पीले कपड़े वाला आदमी मैं हो सकता हूं? वो पंकज था, पंकज राजेश का दोस्त। कहीं वो पंकज गुप्ता तो नहीं जो कंचन पार्क में रहता है? हाँ वही था। तुम जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 1.5-2 साल पहले नौकरी करता था मेरे यहाँ। पंकज का हाथ हो सकता है इसमें? कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब, पहले आप मेरे खिलाफ एक गवाह पैदा करते हैं, फिर मुझे से पूछते हैं कि वो गवाह गुनहगार तो नहीं। क्या तरीका है काम करने का? इससे अच्छी तहकीकात तो मैं खुद कर लेता। पंकज गुप्ता को बुलाओ। वो कौन है? और तू कौन है? सर, मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं यहाँ 3 महीने से किराए पे रह रहा हूँ। अपने मकान मालिक का फोन नंबर दे जल्दी। તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। सर, पंकज गुप्ता का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुरंत फोन रिकॉर्ड लिख लो। इस केस में हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, एक के बाद एक। अगर ये केस ढंग से हल नहीं हुआ तो हमारी काबिलियत पर हमेशा के लिए सवालिया निशान लग जाएगा। इस पंकज गुप्ता को कैसे भी घसीट कर हमें हिरासत में लाना। लगभग 3 साल तक मेरे यहाँ किराएदार था, अभी भी 3 महीने पहले यानी मई महीने में ही चला गया। लेकिन एग्रीमेंट पर तो घर का एड्रेस सिर्फ दिल्ली लिखा है। हाँ, वो गलती हो गई, पूरा पता लिखना चाहिए था। आप एक काम कीजिए ना, जयेश ओला से मिलिए, उसके एसी सर्विसिंग यूनिट में ही काम करता था पंकज।
जयेश्वर तुम ही हो? जी साहब, क्या हुआ साहब? ये पंकज गुप्ता ने नौकरी छोड़ दी क्या? साहब वो तो मई महीने में अपने घर चला गया था। दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली। दिल्ली का एड्रेस है? नहीं साहब। क्या हुआ साहब? राजेश ठक्कर को जानते हो तुम? वही राजेश ने जिसका मर्डर शरद सोलंकी ने किया है ना। झोल है कुछ, और ये हमें पंकज से जानना है कि झोल क्या है। पंकज को मैं पिछले 1.5 साल से जानता हूँ, जब से उसने शरद भाई की नौकरी छोड़ी थी और मेरे पास काम मांगने आया था। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं साहब। ऐसा भी क्या हुआ था? राजेश का तो समझ में आता है, लेकिन पंकज आपको इसमें क्यों फंसाना चाहता था? ए पंकज, जा चाय बोल के आ। खाना खत्म करके जाता हूँ। अबे अंदर कस्टमर बैठा है, तेरे को खाने की पड़ी है, जाना चाय बोल के आना। बोला ना शरद भाई, खाना खत्म करके जाता हूँ। हो गया खाना, अब जा चाय बोल के आ। अरे आंसू शरद भाई, ऐसे कोई खाना फेंकता है क्या? ये जो खाना तेरे मुंह में तू ठूंस रहा है ना, वो मेरे पैसों से आता है। मैं उसे फेंक दूं या जला दूं, मेरी मर्जी। चल जा चाय बोल के आ। नहीं लाऊंगा। नहीं लाएगा? तेरा बाप तो नौकर जो हो, काम करता हूँ मैं यहाँ पे, नौकर नहीं हूँ तेरा। अबे नहीं करना, यहाँ से उठा तेरा टिफिन और भाग यहाँ से। अरे नहीं करना काम तेरे पास, चल साले। हाँ तो मत करना, उठा ये तेरा टिफिन, आज के बाद नजर नहीं आना मुझे। उस झगड़े के गुस्से में पंकज ने इतनी बड़ी साजिश रची। लोग गुस्से में क्या नहीं कर जाते, लेकिन राजेश को क्या फायदा हुआ अपने आप पर अटैक करवा के? वो भी ऐसा जिसमें उसकी जान चली गई। मतलब क्या वो पंकज की बातों में ऐसे ही आ गया? सर इस बार वाकई में हम लोग बहुत बुरी तरह चूके हैं। ये पंकज के फोन रिकॉर्ड्स हैं सर, पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें है, पूरा खेल उसी ने रचा था सर। क्या खेल? सर हमने राजेश पे अटैक की टाइमिंग 11 बजे की पकड़ी थी, क्योंकि पंकज ने 11:03 पे कंट्रोल रूम में फोन किया था। आगे? पंकज ने एम्बुलेंस को 10:40 पे ही फोन कर दिया था सर। हमला होने से पहले ही एम्बुलेंस को फोन? ऐसा कौन करता है सर? हेलो, यहाँ परिमल रोड पे अंबेनगर के पास एक एम्बुलेंस भेजिए। एक आदमी पर चाकू से हमला हुआ है, बहुत खून बह रहा है, जल्दी भेजिए। तो पीले गमछे वाला बाइक पर आया हुआ हमलावर मनगढ़ंत हो सकता है। लेकिन सर राजेश इस प्लानिंग में शामिल क्यों होगा? वो खुद के कत्ल का झूठ क्यों बोलेगा? शायद राजेश और पंकज के बीच में कोई साठगांठ हो, इस शरद सोलंकी को फंसाने के लिए। मतलब सिर्फ शरद को फंसाने के लिए राजेश ने खुद पर ऐसा हमला करवाया? राजेश ने झूठा बयान दिया? जी, शरद सोलंकी उस रात उस वक्त वडोदरा में था ही नहीं। पर क्यों? प्रीति, कविता जी, राजेश ने अपनी जान गंवाई, झूठा बयान दिया। क्या पंकज के साथ उसकी कोई साठगांठ थी? कैसी साठगांठ? मैडम मेरे भाई की जान गई है। ये तो पंकज गुप्ता ही बता सकता है, लेकिन राजेश के मरने के बाद से वो फरार है। हमें पता चला है कि वो दिल्ली का रहने वाला है। क्या आप लोग जानते हैं कि वो दिल्ली में कहाँ रहता है? पंकज के फोन रिकॉर्ड्स बारीकी से खंगालने पर हमें एक दिल्ली का नंबर मिला, जो उसकी माँ का नंबर निकला। हमने एड्रेस निकाला और दिल्ली पहुंचे, पर केस अभी क्लोज होने से काफी दूर था। हम पंकज की तलाश में एक अजीब सी अंधी गली में गुमराह हो गए। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने साहब? पंकज शायद किसी जुर्म में शामिल है। कहाँ है वो? वो मई महीने में आया था घर पे वडोदरा से, पूरा 1 हफ्ता रहा यहाँ, बिल्कुल मायूस। उसने घर से बाहर एक कदम तक नहीं निकाला था। क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बोल। उस पूरे हफ्ते ना दोस्तों से मिलने गया, ना काम की तलाश की। मैंने लाख कोशिश की पता करने की कि माजरा क्या है, पर उसके बर्ताव से लग रहा था कि उसने कुछ खोया है और किसी को उस बारे में बता नहीं पा रहा है। पंकज इस वक्त कहाँ हो सकता है शीला जी? घर से निकलते वक्त उसने एक शब्द नहीं कहा था। मैं जब वो यहाँ से निकला, उसके बाद से कोई कॉल किया आपको उसने? नहीं ना, तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने कितने बार फोन लगाया उसे, पर उसका फोन बंद ही आ रहा है। सर पंकज की माँ के फोन कॉल चेक करें, वो सही बोल रही है। फोन टैपिंग पर डाल दिया उसने कहा पंकज मायूस था। हाँ। सर ये बंदा जो हुआ कहीं उसे लेकर बहुत दुखी तो नहीं हो गया? और प्लान क्या था इसका? राजेश का मकसद क्या था? हमें इस पंकज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा।
साहब मेरी ऐसी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी उससे जो नौकरी छोड़ने के बाद मुझसे कांटेक्ट करे। जयेश, मुश्किल घड़ी में इंसान हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर तुम्हें उसका फ़ोन आए तो उसे बोलना नहीं कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, बस हमें इन्फॉर्म करना तुरंत। जी साहब, ज़रूर, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं साहब। साहब लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि पंकज और राजेश ने ऐसा किया क्यों? जब तक पंकज हाथ नहीं लगता हमें इस साजिश का मकसद ही पता नहीं चलता, जिसमें मौत दो में से एक षड्यंत्रकारी राजेश ठक्कर की ही हुई थी। दूसरी ओर पंकज की मां का फोन 24 घंटे निगरानी पर था, पर पंकज ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। हमारी दिल्ली की टीम ने पंकज को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कोई भी लीड हाथ नहीं लगी। समय गुजरता गया, हमें अब ऐसा महसूस होने लगा कि शायद पंकज कभी हाथ नहीं आएगा। साजिश फेल होने की मायूसी में, या फिर वो कहीं और जाकर बस गया था, अपनी मां से भी दूर, या फिर कुछ और ही हुआ था। ये हमें पता चला पंकज की खोज के 6 महीने होने के बाद, जब जुर्म को 1 साल हो गया था। आखिरकार पंकज हमें मिल गया जब वो खुद से अपने घर लौटा। नहीं साहब, पंकज ने फ़ोन किया ही नहीं साहब, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी फ़ोन करेगा वो। बिल्कुल सही कह रहा तू जयेश, पंकज आगे तुझे कॉल करेगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे, क्योंकि तुम दोनों जेल में साथ में रहोगे, बातें तो आमने सामने ही हो जाएंगी। साहब मैं कुछ समझा नहीं साहब। लॉकअप में चल साले, सब समझाता हूँ तुझे, चल। अरे हद है साहब, साहब पंकज को पकड़ नहीं पा रहे तो मुझे बकरा बना रहे साहब आप। पंकज को धर लिया हमने और उसका मुंह भी खुलवा दिया, अब तेरी बारी है। हमें नहीं मालूम था कि राजेश मर जाएगा, वो हमारे प्लान में था ही नहीं। ये हमें कौन कौन लोग शामिल थे पंकज? मैं और वो जयेश वोरा। क्या? जयेश वोरा जो एसी सर्विसिंग यूनिट चलाता है? हाँ वही सर, वो भी शरद भाई को जान से मार देना चाहता था। उसने ये काम मुझ पे सौंप दिया, लेकिन मैं नहीं मार पाया। हथियार के इंतजाम के बाद भी मुझसे नहीं हो पाया। जयेश भाई ठोक दिया? अबे ठोक दिया क्या कुत्ते को? नहीं जयेश भाई, ये साले मेरे हाथ कांप गए। कितना पैसा खर्च किया मैंने बंदूक खरीदने में पता है? हाथ कांप गए। साला दिमाग खराब कर। और तुझे भी पैसा दिया ना मैंने, निकाल, एक एक पैसा निकाल। सो पैसा करो जो जयेश भाई, भेज दिए दिल्ली अपनी माँ को मैंने तो। अब सब कुछ रेडी होने पर भी तू नहीं कर पाया ना? नहीं मार पाया। जाओ ना फिर आप जाके मार के आओ। अगर मैं कर पाता तो तुझे काम क्यों देता? और साला तू भी गुस्सा था ना उससे? हाँ लेकिन जयेश भाई खून करने जितना नहीं था। साहब ये शरद सोलंकी है ना, एक नंबर का इंसान है साहब। ये कोई दूध का दूल्हा नहीं है साहब। तेरी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? साहब मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था जिसके लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने अपने गहने उसके पास गिरवी रख दिए साहब, जिसकी कीमत 8 लाख थी और उसने मुझे 5 लाख दिए साहब। 2 महीने क्या लेट हो गए उसके पैसे लौटाने में। मेरे गहने बेचने निकला था, 8 लाख के गहने साहब। जैसे तैसे हाथ पैर मार के मैंने उसके पैसे लौटा भी दिए, तब भी मेरे गहने वापस नहीं कर रहा था। जैसे उसको धमकाया तब जाके उसने मेरे गहने वापस किए साहब। ये एक नंबर का लीचड़ हरामखोर आदमी है साहब। तो इस सब में राजेश को बलि का बकरा क्यों बनाया? बलि का बकरा बनाने का कोई प्लान ही नहीं था साहब, सब गड़बड़ हो गया बुरी तरह। राजेश को भी शरद भाई से रंजिश थी, जयेश भी बदला चाहता था और मैं भी उसे तड़पते देखना चाहता था। इसलिए मैंने राजेश को अंदर खींचा और हम लोगों ने प्लान बनाया जिससे शरद भाई को जेल होती। सर हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये कुत्ता जेल जाए और सड़े वहां बस। देख राजेश, तू डर मत, बिल्कुल मत डर। जरा सा घाव होगा बस, है ना? और उसके बाद हम सारा जिम्मा शरद सोलंकी पे डाल देंगे। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे 50,000 चाहिए। प्रीति की शादी के लिए जितना इकट्ठा हो सका मैंने किया, बस 50,000 और हो जाए तब मम्मी पापा दोनों चैन से जिएंगे। लेकिन साला शरद पहले से मेरे 25,000 खा बैठा है। हाँ तो तभी तो बोल रहे हैं,
हम तीनों मिलकर उसको सबक सिखाएंगे ना। और देख 50,000 मैं तुझे दूंगा, ठीक है? बस एक बार ये शरद सोलंकी को हथकड़ी लग जाए, बस। टहलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौटूंगा। पूरी प्लानिंग 3 मार्च की रात के लिए की गई। राजेश रोज की तरह खाना खाने के बाद टहलने निकला, पर इस बार साजिश के तहत वो पान की दुकान के सामने से गुजरा जब पंकज भी वहीं था, ताकि बिरजू गवाह बन सके और पुलिस को एक रोजमर्रा की रात की कहानी बताए, जो दरअसल एक क्रिमिनल षड्यंत्र था शरद सोलंकी को फंसाने का। हाँ पंकज, शुरू हो जा, चल निकालना छुरा। देख पंकज, संभल क्या, वो ऊपर पर से, बिल्कुल हल्के से। हाँ हाँ हाँ, रुक मत ना, छुरा चला, एम्बुलेंस आने के पहले खत्म करना। राजेश मर जाएगा कभी ये सोचा ही नहीं था सर। हाँ साहब, और ये भी नहीं सोचा था कि उसी रात शरद वडोदरा में नहीं होगा। पता होता तो किसी और दिन प्लान करते। शायद करते साहब, लेकिन एक बात बोलूं, मैंने अपना वादा निभाया। ये राजेश के घर वालों को मैंने 50,000 रुपए दिए, दरअसल उससे ज्यादा ही दिए साहब, 75,000 दिए। दिल क्या पाप, झाड़ दिया पल्ला। इतना भद्दा और बेवकूफ़ी भरा प्लान बनाया और इतना खतरनाक भी।